नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीखना सिखाना होता है बहुत ही आसान और मज़ेदार। पिछले वीडियो में हमने एक प्रसिद्ध गीत कर चले हम फिदा उसके पाठ के सारांश की चर्चा की थी। हमने विस्तृत व्याख्या की थी उस पाठ की। आज के इस वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि 1962 में चीन ने तिब्बत के रास्ते से भारत के ऊपर आक्रमण किया था और 1962 में जो एक युद्ध हुआ था उस युद्ध को आधार बिंदु बना करके, उसकी पृष्ठभूमि को बना करके एक फिल्म बनाई गई। उस फिल्म का नाम था हकीकत। उस फिल्म के लिए एक गीत लिखा जिसे प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध गीतकार कैफी आज़मी ने लिखा। कर चले हम फिदा ए जाने वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गीत आपने अवश्य सुना होगा। तो आज हम इसी गीत के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश बोर्ड की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? आपने कभी भी देखा होगा तो दुनिया का इतिहास रहा है, हर देश का इतिहास है, हर एक शहर का इतिहास है। इतिहास हमेशा रोमांचक हो, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। कुछ इतिहास ऐसे हैं जो बहुत ही बलिदानों से भरे हुए हैं। तो यदि इस कविता की हम बात करें तो इस कविता की भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और वह पृष्ठभूमि है 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ा गया है वो युद्ध जिसमें चीन ने तिब्बत की दुर्गम पहाड़ियों से हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया। वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही प्रतिकूल था, लेकिन युद्ध हुआ और उस युद्ध को आधार बना करके एक फिल्म बनाई गई। फिल्म का नाम था हकीकत। हकीकत फिल्म में जिस गीत को कवि कैफी आज़मी ने लिखा था, यह कविता वही एक गीत है। अब दूसरा प्रश्न आता है, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। हिमालय इस पंक्ति में किसका प्रतीक है? हम सभी कहते हैं कि हमारे उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो पहरेदार के रूप में खड़ा है। हिमालय पश्चिम की दिशा, उत्तर की दिशा से, या जैसे हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत एक पहरेदार के रूप में भारत की सीमाओं की रक्षा करता है और हिमालय के होते हुए बहुत सारे दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख भी नहीं उठा पाते। तो यहाँ पर सैनिक कह रहा है कि वह हिमालय जो हमारे लिए पहरेदार है, जो हमारे देश का ताज है, मुकुट है, उस हिमालय की सीमा की हमने रक्षा की, उस हिमालय की चोटियों की हमने रक्षा की। तो हमने चाहे कितना भी बलिदान किया हो, चाहे कितने भी दुश्मनों की मृत्यु हुई हो, लेकिन हमने, धरती पूरी खून से लाल क्यों ना हो गई हो, लेकिन हमने हिमालय के उस सम्मान को बचाए रखा जो हिमालय हमारे मस्तक के ऊपर ताज के समान है, मुकुट के समान है। हमने उसकी गरिमा पर, हमने उसके आत्मसम्मान पर आंच भी नहीं आने दी। तो यहाँ हिमालय हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारे पहरेदार का प्रतीक है। तो हमने हिमालय को, या हिमालय जो हमारे ताज के समान था, उसको हमने झुकने नहीं दिया। हमने उसकी मर्यादा और हमने उसके आत्मसम्मान को बनाए रखा। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? अगर हम पहली नज़र में देखें और सोचें दुल्हन, तो दुल्हन का जो रूप हमारे सामने आता है उसमें हम देखेंगे कि दुल्हन ने लाल जोड़ा पहना हुआ है, लाल चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, यानी उसका श्रृंगार में जितनी सारी चीज़ें हैं वो लाल रंग की हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि इस युद्ध में इतना बलिदान हुआ है, इतना रक्तपात हुआ है कि पूरी धरती जैसे मान लीजिए लाल रंग से रंगी हुई है। तो इसलिए कवि ने धरती की तुलना दुल्हन से की है कि जिस प्रकार से दुल्हन के वस्त्र लाल रंग के होते हैं, उसी प्रकार से इस युद्ध में धरती है वो पूरी लाल रंग से रंगी हुई है। चारों तरफ रक्त ही रक्त फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? हम सभी जानते हैं कि जो गीत हैं वो बहुत जल्दी से हमें प्रभावित करते हैं।
हम बात करें कहानी की, अनुच्छेद की, निबंध की, तो वो हमें याद नहीं होते। लेकिन जब किस बात करते हैं गीत की, जब हम उसको गुनगुनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि भाव होते हैं, वो हमारे दिल को छूते हैं, उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उनमें गेयता मतलब उनमें राइमिंग का गुण होता है, गीत का गुण होता है, उनको हम गा सकते हैं, उनमें मिठास होती है। तो इसलिए गीत वो हमारे बहुत खास होते हैं। सालों बीत जाने के बाद भी वो गीत हमारे मन मस्तिष्क में रह जाते हैं, हम उन्हें भूल नहीं पाते। अगर हम वैसे एग्जाम्पल लें, छोटे बच्चे, उनको कुछ भी पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप देखते हैं छोटे बच्चों को न जाने कितनी राइम्स याद होती हैं, कितनी कविताएं याद होती हैं, क्योंकि वो लय लय में गीत स्वरों के साथ ही मज़े मज़े से उन कविताओं को गा लेते हैं। तो यानी जो सबसे बड़ा गुण है गीत का, वो सबसे बड़ा एक तो ये उसमें भाव होते हैं, उसमें मर्म छिपे होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं। दूसरा, वो उनके अंदर लय होती है, तुकबंदी होती है, जो आसानी से हमें याद हो जाती है। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? यदि हम देखें तो कविता की जो दूसरी पंक्ति है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कवि ने यहाँ साथियों शब्द का प्रयोग अपने बाद के जो सैनिक हैं उनके लिए किया है, या देशवासियों के लिए भी हम इसको कह सकते हैं कि जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे मेरे साथियों, हे मेरे वीर सैनिकों, हे मेरे बाद में रणभूमि में आने वाले मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, हे जांबाज सैनिकों, तुम्हें भी हमारे बताए हुए इस रास्ते पर चलना है। हे देशवासियों, हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हें उतने ही जोश के साथ, उतने ही जुनून के साथ, उतनी ही देशभक्ति के साथ इस धरती माँ की रक्षा करनी है, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है। तो देखिए, हम ज़रूरी नहीं है कि हम युद्ध क्षेत्र में जाकर के ही सीमाओं की रक्षा कर सकें। एक अच्छे नागरिक होने के नाते भी हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, चाहे वो नियमों को मानना हो, चाहे वो देश को स्वच्छ बनाना हो, चाहे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना हो, या देश की प्रगति के बारे में सोचना हो, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना हो। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करके भी हम देश के प्रति अपनी भक्ति जता सकते हैं, या देश प्रेमी होने का हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाने की बात की है? तो काफिला मतलब कारवां, बहुत सारे लोगों का उस रास्ते से जाना। कवि कहते हैं कि हम तो चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वातावरण का वो किया है कि इतनी ठंड है, -डिग्री से भी कम का टेम्परेचर है, नब्ज जम रही है, पता नहीं सांस कब डूब सकती है, किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन इस काफिले को तुम वीरान मत होने देना। यानी आने वाली जो पीढ़ी है उसके मन में भी देश के प्रति प्रेम का भाव, देशभक्ति का भाव भरते रहना, जिससे कि हमारे जाने के बाद भी और बाकी लोग देश के लिए मर मिटने को तैयार रहें, लोगों में वही जज्बा, वही जुनून रहे। तो ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद जो वीरता का भाव है वो कम हो जाए। और एक हम कह सकते हैं कि जब जैसे किसी शहीद की यात्रा निकल रही है, तो ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद जो कारवां है, जो हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, वो हमारे जाने के साथ ही वो कारवां ख़त्म हो जाए। तो हमारे बाद भी और लोगों को वो प्रेरणा देता है कि हमारे बाद तुम लोग भी देश के प्रति अपने उस कर्तव्य को निभाना, देश के प्रति उसी निष्ठा को रखना, देश के प्रति उसी ईमानदारी के साथ, उसी जोश के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करना, देश के लिए समर्पित होने का भाव रखना। तो हमारे जाने के बाद ऐसा ना हो कि जो रास्ते हैं वो वीरान हो जाएं, कि हमारे जाने के बाद कोई ऐसा ना हो जो देश रक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए वीर सैनिक बन करके आगे ही ना बढ़े। तो जाते जाते कभी उनको प्रेरित कर रहा है। तो वो उसी काफिले को बढ़ाने की बात कर रहा है कि हमारे बाद भी और लोग इस कारवे को आगे इस कारवां को आगे बढ़ाते चलें। आखिरी प्रश्न है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? कफन बांधना एक मुहावरा है। कफन बांधना यानी मृत्यु को गले लगाना, जानबूझकर खतरा लेना। तो यहां पर कवि कह रहा है कि जो सैनिक है उसको पता है जब वो
युद्ध के लिए जाता है उसको पता है कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में युद्ध होता है तो उसको पता है कि वो जान की बाजी लगा करके युद्ध क्षेत्र में जाता है। वो कहता है कि हमने, जैसे कफन कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु जब हो जाती है तो उसके शरीर पर जो वस्त्र डाला जाता है हम उसको कफन कहते हैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने अपने सर पे कफन बांध लिया है, हमने जानबूझकर अपने मृत्यु को गले लगा लिया है और हमने इस प्रकार की वीरता के साथ लड़ रहे हैं कि जो दुश्मन है उसके ऊपर भी हमने कफन बांधने के लिए, उसके ऊपर भी कफन डालने के लिए हम तैयार हैं। तो हमें अपनी मृत्यु की भी परवाह नहीं है और अगर हमें दुश्मन को भी मारना पड़े, दुश्मन के शरीर के ऊपर भी हमें अगर कफन उसके ऊपर लपेटना पड़े तो हमें परवाह नहीं है। तो हम उस वीर गति की यहाँ पर कवि बात कर रहा है और कवि कह रहा है कि जो भी व्यक्ति है जो युद्ध क्षेत्र में आ रहा है उसे अपने प्राणों का भय छोड़ना ही होगा, क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक किससे डरता है, किसकी परवाह करता है, अपने प्राणों की। लेकिन यदि जब सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाता है तो वह प्राणों की परवाह करना छोड़ देता है, वो अपने सर पर कफन बांध लेता है कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। तो इसके लिए वो मानसिक और शारीरिक रूप से, अक्सर देखा है कि विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में जब प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है तो बड़ी संशय की स्थिति होती है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि कर चले हम फिदा, कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, तो प्रतिपाद्य किसी भी कविता का हो तो उन्हें समझ में नहीं आता कि प्रतिपाद्य में क्या लिखना है। यदि प्रश्न है कि इस कविता का केंद्रीय भाव लिखिए तो उन्हें बड़ा संशय प्रकट होता है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि केंद्रीय भाव और प्रतिपाद्य में क्या अंतर है, क्या प्रतिपाद्य और केंद्रीय भाव एक ही है। तो आप ये सोचिए कि प्रतिपाद्य का मतलब होता है थीम, यानी कविता किस आधार पर, कविता का आधार क्या है, कविता किस आधार पर लिखी गई है, किस विषय पर लिखी गई है। तो जो कविता का विषय होता है, जो उसकी थीम होती है, उसे हम प्रतिपाद्य कहते हैं। और उस कविता को पढ़ करके जो भाव हमारे मन में उत्पन्न हुए उसे हम केंद्रीय भाव या सेंट्रल आइडिया कहते हैं, या जैसे हम कहते हैं उसका मूल भाव क्या था। जैसे मान लीजिए कोई कविता है, अगर मैं बात करती हूँ यही कविता कर चले हम फिदा, तो देशभक्ति से भरी हुई कविता है। इस कविता को पढ़ करके हमारे मन में देशभक्ति के भाव पैदा होते हैं, हमारे मन में ये एक दृढ़ संकल्प आता है कि हमें अपने जान की परवाह किए बिना भी अपने देश को सुरक्षित करना है। तो दोनों में यही अंतर है। तो अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को आसानी हो तो मैंने कुछ इसमें बिंदु लिख दिए हैं। इस प्रकार का प्रश्न 5 अंक का आता है, चाहे वो केंद्रीय भाव हो, चाहे प्रतिपाद्य हो, चाहे मूल भाव हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह कविता प्रसिद्ध गीतकार कैफी आज़मी द्वारा लिखित है। इस कविता की पृष्ठभूमि 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि है, युद्ध के बारे में है। इस युद्ध को आधार बना करके एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था हकीकत। उस फिल्म के लिए इस गीत को लिखा गया था, जिस कविता को आज हम पढ़ रहे हैं। तो पहले आप इतना लिखेंगे, आप कवि का नाम लिखेंगे, कविता की पृष्ठभूमि क्या है आप वो लिखेंगे। इसके बाद आते हैं, फिर आगे लिखिए अगले पैराग्राफ में कि इस कविता में, क्योंकि वो जब कविता शुरू होती है कर चले हम फिदा, तो इस कविता में एक मरणासन सैनिक, यानी ऐसा सैनिक जिसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि जब आक्रमण किया गया था तो वो तिब्बत के रास्ते से किया गया था, जहाँ का जो टेम्परेचर था, तापमान था, वो 0 डिग्री से भी नीचे था, बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ थीं। तो यहाँ पर सैनिक कह रहा है, वो सैनिक जिसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, वह सैनिक अपने देशवासियों को, अपने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मेरे देशवासियों, हे मेरे वीर सैनिकों, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, मेरी नब्ज डूबती जा रही है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे देश की जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति है। तुम्हें इस देश की जिम्मेदारी को निभाना होगा। तुम्हें मेरी अनुपस्थिति में इस देश की सीमाओं की सुरक्षा ऐसे ही करनी होगी, दुश्मनों से इस धरती को बचाना होगा। सिर पर कफन बांध। इसके बाद जिस प्रकार से मृत्यु में, जैसे वीर सैनिक है, उसे पता है कि युद्ध क्षेत्र में कभी भी मृत्यु हो सकती है, बिना प्राणों की परवाह किए हुए
जिस प्रकार से वीर सैनिक अपने सर पर कफन बांध करके युद्ध क्षेत्र के लिए जाते हैं, ना वो अपने प्राणों की परवाह करते हैं, ना वो शत्रु के प्राणों की परवाह करते हैं, तो तुम्हें भी बिना अपने प्राणों की परवाह किए हुए हमारे देश को सुरक्षित रखना होगा, हमारे देश को सुरक्षित हाथों में रखना होगा, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करनी होगी। तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि शत्रु हमारे धरती का 1 इंच भी न ले पाए। जिस प्रकार से भगवान राम ने मर्यादा निभाई थी, वीर सैनिकों तुमने भी हमेशा मर्यादा निभाई है। तुमने भी पहले किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, तो तुम्हें ही राम बनकर इस देश की रक्षा करनी होगी। और जिस प्रकार से रावण रूपी शत्रु ने सीता की मर्यादा को अपवित्र करने की कोशिश की, सीता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, तो तुमने लक्ष्मण बन करके जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, हे मेरे वीर साथियों, हे मेरे वीर सैनिकों, हे मेरे देश के युवा साथियों, तुम्हें भी उसी प्रकार से इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी होगी। एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, शत्रु को ललकारना होगा कि वह अपनी कुदृष्टि यहाँ ना डालें। तो हे मेरे वीर सैनिकों, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस देश के लिए अपने सर्वस्व निछावर करना होगा। तो कविता के प्रतिपाद्य में आपको यही लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या इस प्रकार के प्रयास से बच्चे आसानी से सीख रहे हैं, या और भी तरीके हैं, या आगे भविष्य में आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।